नमस्कार। आज की चर्चा में हम बात करेंगे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2023 में हाल ही में रिलीज हुए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के बारे में। तो ये जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स क्या बताता है, इसके कुछ मुख्य बिंदु और डेटा के ऊपर हम बात करेंगे। तो यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को बाधित करता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार बायस जेंडर सोशल नॉर्म्स जो हैं वो अभी भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ह्यूमन राइट्स जैसी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी वायलेशन होती है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले वैश्विक प्रयासों और अभियानों के बावजूद लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अभी भी महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है या कह सकते हैं बायस अगेंस्ट विमेन है, वो बिल्कुल ग्लोबल एफर्ट्स की वजह से खत्म हो गया है। यूएनडीपी के 2023 के जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जीएसएनआई ये एक तरीके से हमें इन पूर्वाग्रहों की पूरी तरीके से पुष्टि कराता है, किस तरीके से ये महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स के जो प्रमुख जो निष्कर्ष रहे हैं, फाइंडिंग्स इसकी रह सकते हैं, तो यूएनडीपी के 4 आयामों यानी राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता में महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिए को ट्रैक किया। तो यूएनडीपी की रिपोर्ट ये है कि लगभग 90% लोग अभी भी महिलाओं के खिलाफ कम से कम एक पूर्वाग्रह रखते हैं। तो यानी हर फील्ड में अगर देखा जाए कि बायस जो है देखने को मिलता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक हो या फिजिकल इंटीग्रिटी की हम बात करें। उसी के साथ साथ ये भी पाया गया है इस रिपोर्ट में कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो अब भी जो इक्वलिटी है पॉलिटिकल एरेना में, वहां पर पूरी तरीके से नहीं आई है। तो विमेन का जो है, औरतों का जो है लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राजनीतिक भागीदारी में समानता की कमी अभी भी है। तो दुनिया के लगभग आधी आबादी का यही मानना है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, जबकि 5 में से 2 का यह मानना है कि पुरुष बेहतर कारोबारी अधिकारी बनते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, जहां पे ऐसा मान देखा गया है कि जिन देशों में जो जहां पर ज्यादातर जेंडर बायस है, जहां पे ज्यादा डिफरेंशिएशन है, वहां पर संसद में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन है, वहां पे लो वुमेन पार्टिसिपेशन मिलेगा पार्लियामेंट में। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि औसतन वर्ष की अगर बात करें हम 1995 के बाद से दुनिया भर में राज्य सरकार के प्रमुखों की हिस्सेदारी लगभग 10% रही है और दुनिया भर में संसद की 1/4 से अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की, तो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी लगभग कम है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड माना गया है। और ऐसे देशों की बात करें जो काफी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रहे हैं, जहां संघर्ष प्रभावित देशों की अगर हम बात करें, जैसे कि यूक्रेन, येमेन और अफगानिस्तान, तो यहाँ पर अगर आप औरतों का फीमेल पार्टिसिपेशन का रेट देखें, ये डेटा देखें, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि औरतों का प्रतिनिधित्व कम है। इस रिपोर्ट की एक और मुख्य खास बात ये रही कि इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो चैलेंजेस की हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, स्वदेशी, प्रवासी और विकलांग महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियां हैं, उसी के साथ साथ अगर प्रॉब्लम देखी जाए, डिफिकल्टी देखी जाए, तो इंडिजीनियस वुमेन, माइग्रेंट वुमेन और वुमेन विद डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो उनके लिए यहाँ पे नए चैलेंजेस और चुनौती रहती। वहीं पे अगर बात की जाए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की यानी आर्थिक सशक्तिकरण की, तो ये एक बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट में सामने आया है कि शिक्षा में प्रगति के बावजूद आर्थिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर बना हुआ है। यानी कि
देखा जाए तो विमेन की एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोपोर्शनल नहीं है बेटर इकोनॉमिक आउटकम से। तो यानी देखा गया है कि आर्थिक स्थिति अब भी कई औरतों की मजबूत नहीं हुई है। उसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 59 जो देश रहे में जहां बेशक महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित है, वहां औसत आय में लगभग 39% का अंतर रहा। और अगर उसी के साथ साथ बात करी जाए डोमेस्टिक वर्क और केयर वर्क की, तो यहाँ पे जहां जिन कंट्रीज में हायर जेंडर बायसेस है, वहां पे ज्यादा डिस्पेरिटी देखने को मिली कि घरेलू कामों को लेके। उसी के साथ साथ पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इन कार्यों पर लगभग 6 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो इसके अतिरिक्त 25% लोगों का मानना है कि रूढ़ावादी पूर्वाग्रह के चलते एक व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी को पीटना काफी हद तक उचित है। उसी के साथ साथ अगर बात करें कुछ ऐसे साइंस और ब्रेक थ्रूज की जिस रिपोर्ट इसके बारे में बात करती है, सर्वेक्षण किए गए लगभग 38 में से अगर 27 देशों में किसी भी संकेत में बिना किसी पूर्वाग्रह वाले लोगों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई, जबकि समग्र प्रगति सीमित रही है। तो अगर बात करी जाए तो ओवरऑल जो जेंडर सोशल नॉर्म्स रहे हैं, उसमें जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दिखाई है, पर ये डेवलपमेंट एक तरीके से उचित पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव नहीं दिख रही जाती हुई। जैसे कि अभी इस रिपोर्ट का एक मुख्य बिंदु यहाँ रहा कि एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है, शिक्षा में वृद्धि किसी तरीके से भी आर्थिक परिणामों में परिवर्तन को पूरी तरीके से संकेत नहीं कर पा रही है। उसी के साथ साथ ये रिपोर्ट बात करती है बदलाव की तत्काल आवश्यकता की। तो पक्षपाती लैंगिक सामाजिक मानदंड ने केवल महिलाओं के अधिकारों को बंधित करते हैं, बल्कि सामाजिक विकास एवं कल्याण को भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जिस देश में बात करी जाए कि विमेन की जो डेवलपमेंट है नहीं हो रही, उस देश में जो सोसाइटी की डेवलपमेंट वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। उसी के साथ साथ देखा गया कि लैंगिक सामाजिक मानदंडों में प्रगति की कमी और मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई की रिपोर्ट में गिरावट के साथ काफी मेल खाती है, एचडीआई इंडेक्स। और इसी के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलने से समाज को समग्र रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसी के चलते अगर भारत में महिलाओं से जुड़ी अगर कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए, किस तरह की चुनौतियां उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स में भी अगर देखा जाए तो अब भी जो ट्रेडिशनल बिलीव रहे हैं वो है पुरुष बच्चों को प्राथमिकता देना, और उसी के कारण महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन और उसी के साथ कन्या भ्रूण हत्या के उदाहरण भी भारत में देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ चल रही सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड के कारण, इन पारंपरिक मान्यताओं के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता एवं अवसरों को सीमित करता है। वहीं उसी के साथ साथ देखे गई जो वायलेंस है, जिसे हम कह सकते हैं जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भारत में अभी भी जा रही हैं। हालांकि कानून बनाए गए हैं और जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं, लेकिन ये घटनाएं बनी रहती हैं जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने की चुनौती का प्रदर्शन करती हैं। हाल के मामलों में अगर देखा जाए तो व्यवस्था में खामियों को उजागर किया और ऐसे मामले से निपटने के संबंध में जनता में आक्रोश काफी हद तक देखा गया। वर्ष 2020 में अगर बात की जाए तो हसरत गैंग रेप केस में जो हाईलाइट किए गए वो तो गैप थे सिस्टम में, और उसी के साथ साथ सामाजिक तौर पर इन चीजों से, इन वायलेंस से लड़ने की जरूरत। आर्थिक समानता की अगर बात करी जाए तो आर्थिक समानताएं जो होती हैं ये इस तरीके से और ज्यादा जेंडर बायस जैसी चीजों को जो वृद्धि देती हैं। भारत में अगर महिलाओं को अक्सर समान वेतन, सीमित नौकरी के अवसर और निर्णायक भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर वेजेस की बात करी जाए तो वेतन अंतर भी एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित जो पहुंच रह गई है, भारत के कुछ हिस्सों में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा एक सीमित पहुंच के कारण लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी व्यापक है। इसी के साथ साथ समाजीकरण प्रक्रिया में विभेदीकरण, भारत के कई हिस्सों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सामाजिक मानदंड हैं। महिलाओं से अगर बात की जाए कि उनसे मृदभाषी के साथ साथ शांत रहने की उम्मीद की जाती है, यह उम्मीद की जाती है कि वे एक निश्चित व निर्धारित तरीके से व्यवहार करें, जबकि पुरुष
आत्मविश्वासी, मुखर और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बात की जाए इस रिपोर्ट की और किस तरीके से ये रिपोर्ट हालांकि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, तो किस तरीके से आगे की राह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा को बेहतर करने के अवसर जो है महिलाओं को प्रदान किए जाने चाहिए। भारत की जो शिक्षा नीति रही है, जो युवा पुरुषों और लड़कों को लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव ला सकेगी। उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए स्कूली पाठ्यक्रम में जो चेंजेस हैं वो लाने की बहुत बहुत जरूरत है। आर्थिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वित्तीय सहायता है, उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने को भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सुरक्षा उपायों के संदर्भ में जागरूकता की बहुत जरूरत है और पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा सरकारी पहलों, उसी के साथ साथ तंत्रों के संदर्भ में महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए। अगर बात करी जाए महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास तक, तो विकास के लाभों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने के बजाय महिलाओं को भारत की प्रगति और विकास के निर्माता के रूप में पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं अंत करेंगे। धन्यवाद।